इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी सरोजनी नगर कानपुर यूपी। आज चौधरी अजीत सिंह की जयंती है। ऐसे में सारे किसान उन्हें किसान मसीहा के रूप में याद कर रहे हैं। ये वही चौधरी अजीत सिंह हैं जिन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और नरसिम्हा राव सरकार ने उस बिल को पास किया था जिससे कि इंस्पेक्टर राज खत्म होने का रास्ता प्रशस्त हुआ। अब उनके पुत्र जयंत चौधरी भी उसी राह पर हैं और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कौशल विकास के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आज यानी कि 12 फरवरी को वो क्या कह रहे हैं सुनिए उन्हीं के मुंह से। वो आज अमरोहा में थे। पहले तो सभी अमरोहाइट्स को मेरी नमस्कार। समय से पहले आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है आपको भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग समय से पहले आएंगे। आज एक विशेष अवसर पे हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। अमरोहा में कौशल महोत्सव हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी बुद्धिजीवी और पत्रकारों से रूबरू होने के लिए यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार का बजट, अभी बजट सत्र चालू है, उसमें कौन से विशेष प्रावधान और रिफॉर्म रखे गए हैं। साथ ही यूपी ने भी अभी बजट पेश किया है। काफ़ी क्रांतिकारी बजट है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे दल के नेता यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका पहले तो स्वागत करता हूँ। 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। शी इज़ क्लोजिंग द रिकॉर्ड ऑफ 10 टाइम्स ऑफ मोरारजी देसाई जी। तो 9 बार बजट पेश करना यानी एक लंबा अनुभव उनको है, तजुर्बा है, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव की समझ है और पल्स की जानकारी है, और वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि ये एक रिफॉर्मिस्ट बजट उन्होंने रखा है। आज की देश की आवश्यकताएं और भविष्य में विकसित भारत की नींव, सभी पहलुओं को विचार करते हुए एक इंक्लूसिव रिफॉर्म एजेंडा के साथ एक पॉजिटिव बजट उन्होंने पेश किया है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं और इसमें सब में लीडरशिप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई देती है। आज G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी इंडिया है। लगभग 6.5% पे हमारी जो है प्रगति दर घरेलू उत्पाद में दिखाई देता है। और जो नई संभावनाएं अर्थव्यवस्था के लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी और जो नया विश्व में डिसरप्शन आ रहा है, उसके लिए भी भारत नेतृत्व की स्थिति में है। आपको पता है कि 16 से 20 तारीख में भारत मेजबानी कर रहा है ग्लोबल समिट, AI इम्पैक्ट समिट, और दिल्ली में ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। विश्व के टॉप लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आइडियोलॉग्स, एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग यहाँ सम्मिलित होंगे दिल्ली में। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने भी उसी के अंतर्गत एक प्री इवेंट, जो IIT मद्रास को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था ऑफ AI इन एजुकेशन, उसी के अंतर्गत बोधन AI का 3 दिन का कार्यक्रम अभी शिक्षा मंत्रालय का भी चल रहा है, जिसको मैं छोड़ के आज अमरोहा आपके बीच आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ डिटेल में बातचीत हो तो अच्छा है, मैं स्किलिंग जो हमारा मंत्रालय है, मैं धन्यवाद देता हूं कि युवाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए बजट जो रखा गया, और उसका ये एक विशेष पहलू है कि किस प्रकार से हम अपने वर्कफोर्स को कौशल के कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। 62% जो आवंटन है संसाधन का कौशल विकास मंत्रालय को, 62% उसमें वृद्धि की गई है। लगभग 10,000 करोड़ के करीब वो आंकड़ा पहुंच गया है। शिक्षा बजट की हम बात करेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का आवंटन, और दोनों को साथ में आप जोड़ के देखेंगे तो सीधा सीधा ये एक विश्वास नौजवानों पे भारत सरकार का है। ये सीधा एक निवेश भारत के भविष्य में इस बजट के माध्यम से किया गया है। 10,000 करोड़ का विशेष कुटीर उद्योग के लिए ग्रोथ फंड की स्थापना। यूपी में हम बैठे हैं, यहाँ लगभग 1 करोड़ छोटे और कुटीर उद्योग, तो जो छोटे उद्यमी हैं वही ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, वहीं जो है एक भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान
और बड़ी संभावनाएं हमें दिखती हैं और उसी को बढ़ावा देने के लिए उस सेक्टर को विशेष एक ध्यान बजट में रखा गया है। यही चौधरी चरण सिंह जी की भी प्राथमिकता होती थी। वो कहते थे कि बड़े उद्योग तो ठीक हैं, लेकिन कुटीर उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को हमेशा उन्होंने बढ़ावा दिया। 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने पहली बार स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए विशेष नीति बनाई और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित होगा। 500 करोड़ रुपए का आवंटन। इस 500 करोड़ आप सोचे होंगे कि मैं क्यों इस तरह से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ और जालंधर दो ऐसे शहर हैं जहाँ हजारों यूनिट हैं। लगभग 85% भारत का जो घरेलू उत्पाद है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो इन दो शहरों में। तो क्योंकि यूपी में हम बैठे हैं तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी, जैसे यहाँ का अमरोहा का ढोलक है, वहाँ का स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग मेरठ का प्रोडक्ट है, और उसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए 500 करोड़ एक एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी हो, मटेरियल साइंस में रिसर्च हो, अनुसंधान हो और छोटे उद्यमों को लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार ने एक विशेष नीति और प्रावधान इस बजट में किया। अगर हम रेल की बात करें तो दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी, ये जो हाई स्पीड नेटवर्क होगा, इससे सीधा नोएडा, आगरा, मथुरा, पश्चिम के तो कई जिले प्रभावित होंगे। और बनारस एक सेंटर पॉइंट है, भारत का फलक्रम है डेवलपमेंट का, ऐतिहासिक, भारत के संस्कार, भारत का इतिहास, प्राचीन सब आस्थाएं सब जुड़ी हुई हैं। और रेल, क्योंकि ये पहले अलग बजट होता था, अब इसी में कंबाइन किया गया है। कुछ रेल के प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, जो निवेश हो रहा है और जो सुधार हुए हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। 2009 से लेकर 14 तक अगर आप आकलन करें कि उत्तर प्रदेश को रेल की सुविधाओं के लिए कितना आवंटन मिलता था, लगभग 1100 करोड़ रुपये सालाना। 2009 से 14 तक एवरेज 1100 करोड़ रुपए रेल की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार बजट के माध्यम से देती है। और इस बार कितना मिला है? इस बार मिला है उत्तर प्रदेश की रेल में व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, 18 गुना। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, वो लोग जो दैनिक यात्री हैं, वो लोग जो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, बेहतर अवसर के लिए, रोजगार के लिए, जिनका आवागमन, रोजी रोटी उस पर टिकी है, बेटर कनेक्टिविटी आएगी, बेटर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश होगा। लगभग हमने उत्तर प्रदेश में 17 वंदे भारत और 18 अमृत भारत ट्रेन जो पेयर है, उनका संचालन अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में हो रहा है। और पिछले 5 वर्ष में अगर आप आकलन करो तो लगभग 5500 किलोमीटर रेल लाइन, नई रेल लाइन को बिछाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये सीधा सीधा यूरोप के कई देशों से ज़्यादा है। शायद स्विट्जरलैंड में जितना रेल ट्रैक है, नया पुराना सबको जोड़ देंगे तब उससे भी शायद ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नए रेल ट्रैक को बिछाया है। तो इसलिए रेल सुविधाएं जन जन तक पहुँचें, इसके लिए भारत के केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया है। मैं रेल मंत्री को भी उनके विजन के लिए और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में जैसे हाईवेज का और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उससे हमारा ये क्षेत्र भी अछूता नहीं, लेकिन उससे एक खतरा भी उत्पन्न होता है कि ट्रॉमा सेंटर की कमी, और जिस तरह से एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, अगर पहले आधे घंटे 1 घंटे में प्रॉपर केयर मिल जाएगी और चिकित्सा की सुविधा मिल जाएगी तो बहुत हमारी जानें बच सकती हैं। तो इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर को उत्तर प्रदेश के सभी, और अब लखपति दीदी के बाद जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनकी तरफ, उन व्यापार से जोड़ने के लिए, उनकी तरफ ग्राहक की नज़र लाने के लिए विशेष एक परियोजना बनाई है, श्री मार्ट। बड़े बड़े मॉल बन सकते हैं, चमकते हुए मॉल बन सकते हैं, तो उसमें लखपति दीदी का सामान भी बिक सकता है। बनारस में लॉजिस्टिक्स हब, प्रयागराज में नए इंडस्ट्रियल नोड के विकास, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को हमें एक दृष्टि से देखना है, कॉम्बिनेशन करना है। विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो वहाँ अनुसंधान होता है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का बहुत डीप
कोलैबोरेशन होता है, उसी प्रकार से हम भी अपने विश्वविद्यालयों को बंद नहीं रख सकते। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कोशिश है और इस बजट में देश भर में 5 जगह इंडस्ट्री टाउनशिप्स के तौर पे अलाइन करते हुए हमारे एजुकेशनल टाउनशिप्स का निर्माण, और मुझे उम्मीद है कि शायद उसमें जब ये कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगी, नीति का निर्माण होगा, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें अछूता नहीं रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसा मैंने कहा, चौधरी साहब की जो नीति थी उसका जिक्र किया गया है। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए 32,000 करोड़ का आवंटन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 3 नए नाइपर को स्थापित किया जाना, और जो अभी 7 नाइपर संस्थान हैं उनको अपग्रेड किया जाए। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों को स्थापित किया जाएगा। बालिका छात्रावास, कि हमारी बच्चियों की शिक्षा यात्रा रुक ना पाए, परिवारों को भी कंफर्ट मिले, वह सुरक्षित माहौल में विज्ञान के विषय को, मैथ्स के विषय को, लिटरेचर के विषय को, हिस्ट्री के विषय को, जो भी उसमें उनकी एक एजुकेशनल रुचि है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गर्ल हॉस्टल की स्थापना, उसमें निवेश और वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बात बजट में रखी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मला जी ने, क्योंकि वे खुद महिला हैं, वो जानती हैं कि देश की बेटियां क्या उनसे उम्मीद करती थी, उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया। विशेष रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल और स्टेम इंस्टीट्यूशंस में और स्कूल लेवल और डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई ऐसे काम हुए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। विदेश शिक्षा और चिकित्सा हेतु LRS पे TCS की छूट, और लगभग 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। आज आप गांव में भी जाओगे तो जैसा आप माइक मेरे सामने रखे हैं, वैसे एक डंडी लिए आपको नौजवान मिल जाते हैं, और वो कमाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और ग्रामीण भारत की असली तस्वीरें भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो एक नई इकोनॉमी जो ऑरेंज इकोनॉमी है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नया प्लेटफॉर्म वेव्स का निर्माण किया था। पहला इवेंट मुंबई में किया गया जिस पे मैं उपस्थित था, और मुझे बहुत ही एक्साइटिंग एक नया एरिया डेवलप होता दिख रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब्स को ये बजट सपोर्ट करेगा। इस पहल के लिए 250 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। जैसा शिक्षा को बढ़ावा दिया, वैसे ही कामगार और किसान का भी बजट ने ख्याल किया। 1,40,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र में जो आवंटन किया गया, और उस पर जोर दिया गया, बल दिया गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। एक ही फसल को बार बार लेंगे तो फसल कमज़ोर होगी, हमारी सॉइल हेल्थ भी खराब होगी और किसान का नुकसान होगा। उद्यमता के क्षेत्र में छोटे काश्तकारों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में की इसमें बड़ी भूमिका है। बीते दिनों कृषि मंत्री शिवराज जी से मेरी इस संबंध में वार्ता हुई और सकारात्मक चर्चा हुई, और उनका एक विजन है, बहुत रोड मैप उन्होंने बनाया है, बहुत कम समय में वह आपके सामने इसको रखेंगे। और आइडिया ये है कि हर जिले में जो अब KVK खुल चुके हैं, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी भी कृषि मंत्री थे, आज उनकी जयंती है, और मुझे याद है किस प्रकार उन्होंने छुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र से कोई भी जिला अछूता ना रहे, वो निर्माण उन्होंने कराया। आज उसी KVK को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे विकसित करने की बात कृषि मंत्रालय ने चलाई है, और मैं अपने कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से भी पूरा सहयोग उसके लिए करने के लिए तत्पर रहूँगा। फिशरी वैल्यू चेन और फिशरी से जुड़े स्टार्टअप्स, मैं आपके माध्यम से यूपी में बैठा हूँ, मैं आप बताना चाहता हूँ, इनलैंड फिशरी, इनलैंड फ्रेश वाटर श्रिम्प और फिश का यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं लल्लन सिंह जी के साथ बैठा था पार्लियामेंट में, और मुझे एक तस्वीर उन्होंने पेश की किस प्रकार से हैदराबाद में एक IITN ने एक नया स्टार्टअप खोला जिसमें वो AI का प्रयोग कर रहे हैं, और जो ट्राउट फिश जो हिमालयन
वाटर्स में पैदा होती थी, इसे ठंडे पानी की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने वहाँ हैदराबाद में जाके निर्माण किया और अब वे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप के तौर पे उनको रिकग्नाइज किया गया, उनको फंडिंग मिल गई और नया काम उन्होंने वहाँ हैदराबाद में जाके किया। तो अगर हैदराबाद में हिमालय के से इतने दूर जाके हिमालयन ट्राउट हो सकता है तो अमरोहा में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो फिशरी का काम कर रहे हैं, वह भी किसान हैं और किसान के लिए जो नीतियां बनती हैं उसका पूरा लाभ उनको मिल सके, इसी के लिए एफएफपीओ के मार्केट लिंकेज के लिए 500 रिजर्वॉयर के विकास को एकीकृत किया जाएगा, ये बजट में प्रावधान किया। और जहां खेती है वहां पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। जब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो बैंक को सहायता मिल जाती है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और वो इंसेंटिवाइज हो जाते हैं लोन देने में। अब आते हैं कौशल विकास पे, जो योजना जो जिसमें बजट में भी सपोर्ट मिला है, वो नई योजना 60,000 करोड़ की, वो है पीएम सेतु। पहली बार इस प्रकार से संसाधन देश के सरकारी आईटीआई के लिए सुनिश्चित किए गए और पहले भी योजना आई कि आईटीआई में सुधार हो, निवेश किया, लेकिन वो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में वो निवेश होता था। इस बार समूह बना के, और उसमें उद्योग जगत की बड़ी भूमिका है, उद्योग को भी सीएसआर देना है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने अब तक 3 समूह आइडेंटिफाई किए हैं। हब एंड स्पोक में 5-5 आईटीआई, सरकारी आईटीआई का समूह बनना है और उसमें बिजनौर को हमने हाईलाइट किया है, बिजनौर होगा हब, और उसमें अमरोहा में जो सरकारी आईटीआई है उसको भी इस योजना के पहले चरण में रखा गया है। ये खुशखबरी आपके माध्यम से मैं अमरोहा के जनपद वासियों को देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रावधान, केयर इकोनॉमी का जिक्र, क्योंकि ग्लोबल डिमांड है हेल्थ केयर में, लोग चाहते हैं। हमने कुछ प्रदेशों ने रुचि दिखाई और वहाँ के नर्सिस को जर्मन और जापानीज भाषा सिखाकर जापान और जर्मनी भी हमने भेजने का काम किया है। यूरोप में अभी भी काफ़ी डिमांड है। उस केयर गिवर्स की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी भी व्यवस्था हमने देखी थी जब यहाँ कोई निवेश करने को तैयार नहीं था, और जब असुरक्षा की भावना होती है और संतुलन नहीं होता, नीतियों में लंबी अवधि के लिए कोई स्थिरता नहीं होती, तो उससे असुरक्षा की भावना में कोई अपनी पूंजी का निवेश नहीं करता। लगभग 17 साल 2000 से लेकर 2017 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में कुछ 3500 करोड़ के करीब हो पाया था, और उसके पश्चात इन वर्षों में हमने देखा कि 5 गुना विदेशी निवेश हुआ। आज डेटा सेंटर की यूपी में पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी है, और अभी जेवर में 3700 करोड़ का HCL और ग्लोबल मेजर फॉक्सकॉन का यूनिट लगने जा रहा है सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि अमरोहा में आलू की भी अच्छी पैदावार है, खेती करते हो, आलू की चिप्स तो यूपी बनाता ही था, लेकिन अब छोटे छोटे चिप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगेंगे, जो मोबाइल फ़ोन में लगेंगे, जो ऑटोमोटिव में लगेंगे, गाड़ियों में लगेंगे, उस चिप्स का निर्माण भी यूपी करने जा रहा है। तो धीमे धीमे लगन के साथ यूपी की तस्वीर बदल रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। बीते दिनों किस प्रकार से उन्होंने गन्ने के भाव को बढ़ाया, 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ सीधा उन्होंने किसान को दिया। हर एक किसान को जो गन्ने की खेती करता है उसे मालूम है, और सीधा उसे लाभ मिला। इसमें किसी बिचौलिए की लाभ की बात नहीं, सीधा किसान को लाभ सरकार ने दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, और 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट अभी उत्तर प्रदेश ने रखा है। उस प्रस्ताव का भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं, और मैं अभी आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप कार्यक्रम में भी आके देखिए। जब मैं मंत्री बना उसके पहले जॉब फेयर लगते थे, लेकिन वो छोटे स्तर पे था। हमें ज़रूरत है विजिबिलिटी देना, ताकि जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी जानकारी इंडस्ट्री को हो, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनको हो, एंटरप्रेन्योर्स को हो,
और जो शिक्षित नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। तो बड़े लेवल पे हमने आयोजन करने शुरू किए। कौशल महोत्सव के नाम से एक नया कार्यक्रम हमने चलाया। बिजनौर में हमने शुरुआत की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा आयोजन है। इसके पहले लखनऊ में भी एक बड़ा कौशल महोत्सव किया गया। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 3 कौशल महोत्सव हुए हैं और अमरोहा का तीसरे नंबर पे स्थान था। लेकिन ये मत सोचिएगा कहीं पीछे अमरोहा नहीं है। 7,000 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और मैंने अभी आते दफ़े जानकारी ली कि लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों को ऑलरेडी ऑफ़र मिल चुका है। मैं अभी इसके बाद मंच पर जाऊंगा, हम लोग ज़्यादा मंच पे देर नहीं करेंगे। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को इस अवसर पर याद करता हूं, उनकी जयंती है, उनको श्रद्धांजलि देने और उनके समर्थकों से भी मिलने का अवसर है। अमरोहा के इस क्षेत्र से ये इनकी कर्मभूमि रही, वे विशेष लगाव मानते थे और उसी नाते आज मैं अमरोहा में इस विशेष तारीख पे आपके बीच हूँ। अब कोई भी आपका प्रश्न हो तो हम आपके सवाल लेंगे। धन्यवाद। कितने लोगों को रोजगार आज मिलेगा या पहले आप कौशल कार्यक्रम किए हैं उसमें कितने लोगों को मिल पाया? देखिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो देने वाले इंडस्ट्री है वो यहाँ आई है और ये एक मौका होता है कि इंडस्ट्री सीधा रूबरू होती है। साक्षात्कार भी अभी लगातार चल रहे हैं। मैं बच्चों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में नौकरी लगेगा। वो रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी वाले कहेंगे अभी बेटा तुम तैयार नहीं हो, बेटी अपने पे थोड़ा और ये कार्यक्रम करो, तुमने इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया या तुम्हारे रेज्यूमे में ये कमी है या तुम्हारी शिक्षा में ये आप कर लो तो बेहतर हो जाओगे। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अभी ऑलरेडी जैसा मैंने कहा जो 7,000 पंजीकरण हुए उसमें 3,000 से ज़्यादा आज यहाँ उपस्थित हुए हैं बच्चे और उन बेटों बेटियों में से 1,000 से ज़्यादा को अभी ऑलरेडी नौकरी मिल गई। बाकी आंकड़ों का जो है एक आकलन किया जाएगा जब ये आयोजन आज का पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट यहीं पे NSDC और मंत्रालय के अधिकारी दोबारा आएंगे और आपके बीच आपके समक्ष वो रिपोर्ट आपको देंगे, प्रस्तुत करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हो ही चुकी है। आप भाव की बात कह रहे हैं तो बेहतर भाव किसानों को मिले, किसानों का हित संरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार तत्पर है और प्रयासरत है और सारी कोशिशें उनकी उसी ओर हैं। यहाँ तक कि जो अभी विदेश दूसरे देशों के साथ, यूरोप के साथ और अब US के साथ भी जो करार हुआ है, समझौता हुआ है, बहुत ही बारीकी से इस बात को समझा गया है कि कहीं भी किसी फैसले से किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को बल्कि उल्टा फ़ायदा होगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागवानी है और यहाँ का आम भी एक्सपोर्ट हो, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ का जो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल डिमांड है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं कहीं भी जो यहाँ की फसलें हैं, जहाँ जिस फसल में हम आत्मनिर्भर हैं, वो बाहर से आयात देश में कतई नहीं किया जाएगा। 2 कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आ चुका है, स्पष्टीकरण आ चुका है और प्रधानमंत्री जी ने तो करार होने के पहले ही कहा था कि मैं देश के मछुआरों के, कामगार के, कारीगर के और किसान के हिस्से समझौता नहीं करूँगा। अच्छा सर, यहाँ एक वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ 300 बच्चों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया है, तो उसमें क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो है UGC रेगुलेटर है और हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन छात्रों के हित को आगे रखा ही जाएगा। जो भी उसमें कार्रवाई करनी होगी विधिवत। लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, SP ऑफिस भी पहुंच गए, मगर मैं अधिकारियों से आज इसका जायजा लूंगा, रिपोर्ट लूंगा। अच्छा, एक यहाँ किसान 60 दिन से धरने पर बैठे हैं फैक्ट्रियों के प्रदूषण को लेकर, अभी तक कोई भी उनको आश्वासन नहीं मिला। अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो मैं उनसे बातचीत करूँगा। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और अच्छा है कि अच्छे नागरिक के तौर पे वो अवेयर हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वो तत्पर हैं, सक्षम हैं और मैं उनके साथ। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव आने वाले 27 में, सर क्या प्लानिंग है आपकी या साथ लड़ेंगे कैसे? पत्रकारों की नज़र में तो चुनाव ही आते हैं। अब सर चुनाव आने वाले, देखिए हम काम कर रहे हैं, चुनाव जनता का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभाएं। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, चौधरी अजीत सिंह जी IITN थे, उस समय उन्होंने समझा कि तकनीक से मैं किसान के अगली पीढ़ी को कैसे जोड़ सकता हूँ। आधुनिकरण की तरफ ले गए, इस क्षेत्र को आबाद किया, फैक्ट्रियाँ लगवाईं। तो आज मुझे भी मौका मिल रहा है उसी तकनीक से
आज मैं एआई के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ। निःशुल्क हमने स्किल फॉर एआई फॉर अवेयरनेस और एआई फॉर रेडीनेस का कार्यक्रम, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस सोर का कार्यक्रम निःशुल्क स्किल इंडिया डिजिटल हब पे सबके लिए रखा है। मैंने खुद वो कार्यक्रम किया है, 15 घंटे का कोर्स। मैं आपको भी कहता हूँ, अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का, नेस्कॉम का, HCL का कोर्स उस पर उपलब्ध है। आप चूज़ करें और वो कोर्स करें, क्योंकि अब ये ज़माना एआई का है। मुझे लगता है पत्रकारिता पे भी उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा।